हेलो एवरीवन। तो अगला जो अपना है लेक्चर, ये किस पे है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉब्लम्स पे ही है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से प्रूव करने की कोशिश करूँगा, है ना। जो भी आपको बोला गया है कि एक ही क्वेश्चन में अलग अलग मेथड्स लगाएंगे और देखेंगे कि भाई बेसिक मेथड्स कैसे अप्लाई करोगे और कोई अच्छी चीज़ है आप उससे भी अप्लाई करके सेम क्वेश्चन को कैसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग मेथड से। तो इससे क्या होगा, आपके फंडामेंटल्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है प्रश्न, हिंदी में बता देता हूँ आपको कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि आपका एक वन एक्यूट एंगल इज डबल ऑफ अनादर। मतलब डेफिनेटली ये 90 डिग्री वाला तो डबल टेबल होगा नहीं, है ना। आपका एक एंगल अगर x है तो ये वाला क्या है, उसका डबल है, 2 टाइम्स है ना। तो आपको सोचो कि एक एंगल 90 है तो ये वाले एंगल और ये वाले, इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल सी भी कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अब सी को अगर मैं x मानूं तो ए कितना होगा? 2x, है ना। अभी इससे अगर मैं x निकालूं तो 2x प्लस एक्स इक्वल टू 90 और 3x इक्वल टू 90, जिससे x कितना आ गया मेरा? 30। तो मेरे को क्या समझ में आया कि ये मेरा 30 है और ये मेरा कितना है? 60 डिग्री। और वो मेरे से बोल रहा है कि मेरे को प्रूफ करना है। अभी देखो, ये साइड छोटी दिख रही है, ये साइड बड़ी दिख रही है ना। तो ऐसा होता भी है, जो एंगल मेरा छोटा होता है ट्राइंगल में, उसके करस्पॉन्डिंग वाली साइड छोटी होती है। ये एंगल बड़ा है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड बड़ी होगी, और ये 90 सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी करस्पॉन्डिंग साइड सबसे बड़ी होगी। ऐसा होता है, ठीक है। ये अपन ट्राइंगल इनइक्वालिटीज में भी पढ़ेंगे। प्रूफ दैट द हाइपोटेनियस, मतलब ए सी कितनी होगी? डबल द स्मॉलेस्ट साइड। डबल द स्मॉलेस्ट साइड मतलब ए बी का 2 टाइम्स, 2ab। ये मेरे को प्रूफ करना है। ये है मेरा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी इसको ट्राई करते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे करूँ, ठीक है। इसी में मैं क्या करता हूँ, एक पार्ट कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। मतलब कि जो ट्राइंगल ऊपर बना है सेम का सेम ट्राइंगल मैं नीचे बना देता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नीचे बनाया, इसके ठीक नीचे। तो इससे हुआ क्या, ये 90 होगा, ये 30 होगा, और ये एंगल कितना होगा? 60 होगा, है ना। अब आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो, ये 60 है, ये 60 है, ये टोटल 60 है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, है ना। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया कि अगर मेरी साइड, ये AC साइड अगर मेरी 2a है ना, ये साइड मेरी 2a है, तो ये A से ये वाला पॉइंट, इसको मैं E मान लेता हूं। तो AE साइड, ये AE साइड भी पूरी 2a होगी, है ना। अगर ये पूरी 2a है, ये AC साइड 2a है, तो ये AB मेरी A हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि AB और BE इक्वल है, दो पार्ट इक्वल है, तो ये 2a क्या A और A में पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये भी मेरा क्या होगा? A होगा, है ना। तो ये देखो, ये AB A हो गया और ये AC मेरा 2a हो गया। ये प्रूफ हो गया। ये एक तरीका हो गया, एक तरीका कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा और बढ़ते हैं। इसी में मैं एक और तरीका कंस्ट्रक्शन और भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी ट्राइंगल बनाया, अगली बार सेम ट्राइंगल, है ना। अपन को कुछ जो बेसिक चीज़ें नॉलेज पता चल चुका है वो तो पता लग ही गया। ये है मेरा A, ये है B और ये है C, ये है 90, है ना। मैंने क्या किया, AC का मिड पॉइंट लिया, ये है मिड पॉइंट M, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे कितना बन गया? 90। ये 90 तो ये भी 90। अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इनको क्या कर दिया मैंने? ज्वाइन, है ना। अब देखो,
ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरी इक्वल है, ए है और ये ए है। इतना आपको क्लियर है ना? अब देखिए इस ये पॉइंट मेरा क्या है, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, इसको एन मान लेता हूँ। अब अगर आपको एक थ्योरम पता है दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम, एक होती है मिड पॉइंट थ्योरम, है ना? मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर मैं एक मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो आगे जाके वो मिड पॉइंट पे ही मीट करेगी, है ना? या फिर इसका एक और होता है कन्वर्स, वो क्या होता है, अगर मैं दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं तो मेरी बनने वाली लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो आगे जाके मिड पॉइंट पे मीट करती है। या फिर इसका कन्वर्स देखूं तो कन्वर्स में क्या होता है कि मैं दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं तो बनने वाली लाइन क्या होती है, पैरेलल। ठीक है ना? इसका उल्टा भी हो सकता है, पर ऑन एन एवरेज यही चीज़ होती है। ठीक है, ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम। ये चाहो तो आप पढ़ सकते हो। अभी मैंने यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे मेरे, है ना? अब देखो ये दोनों ट्राइंगल आप पे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। भाई कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए, बी एन और ए एन मेरे इक्वल हैं, एन एम मेरा कॉमन आ रहा है और 90 और 90 इक्वल आ रहे हैं। तो एस ए एस से मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना? अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर ये 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 होगा। ये एंगल भी कितना होगा, 60 होगा, है ना? अब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। अब चूंकि ये लाइन एम एन लाइन बी सी के पैरेलल है, तो ये एंगल अगर 30 था तो ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग होगा तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा। मतलब ये ओवरऑल कितना हो गया, 60 हो गया। अगर ये 60 हुआ तो मेरा ट्राइंगल ए एम बी ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना? अब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी सारी की साइड इक्वल होंगी, मतलब ए एम इक्वल टू ए बी होगा। ए एम क्या होगा, ए बी के इक्वल होगा। अब मुझे पता है ए एम क्या है, हाफ है किसका, ए सी का, तो हाफ ऑफ ए सी, है ना? ये किसके, ए बी के इक्वल, तो मैं बोल सकता हूँ ए सी कितना होगा, 2AB। ये भी एक तरीका हो गया। ठीक है, होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ हो, है ना? ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना? अब ये देखिए, आप ध्यान दोगे तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग ऑलमोस्ट सेम है। तो इसी में मैंने क्या है, कंस्ट्रक्शन भी यूज़ किया है, मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज़ किया है। तो अभी मैंने मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज़ करना सीख लिया है ना? इसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, तो पैरेलल लाइन से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी इन्वेस्ट करना सीख लिया। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं अपन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एक और चीज़ देखते हैं। हाँ, अब इसी में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरा वो क्या है कि एक राइट ट्रायंगल में ये मैं बनाता हूँ, ये कितना है, 60 डिग्री है और ये कितना है, 30 डिग्री। जो AC का मिड पॉइंट होता है ये O, ये मेरा होता है सरकम सेंटर। ये क्या होता है, सरकम सेंटर। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया है ना? पर ये चीज़ें जैसे 8-9 वालों को हो सकता है शायद स्टार्टिंग में ना पता हो, जो एवरेज बच्चे भाई एडवांस है वो तो कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेते हैं इधर उधर से, है ना? पर फिर भी जो नहीं पता है वो आप चाहो तो अभी छोड़ दो, इसको आगे चल के जब आप देखोगे मेरे जो एडवांस लेक्चर है उनमें, कि एडवांस लेक्चर वैसे अपलोडेड भी हैं, उनमें भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो राइट ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट होता है, मिड पॉइंट का, सॉरी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, वो क्या होता है, सर्कम सेंटर। ठीक है, ये इक्वल है। ठीक है, अब अगर ये सरकम सेंटर है तो सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, सरकम सेंटर का मतलब होता है वो पॉइंट जिससे ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस कैसा हो, इक्वल। तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस कैसा हो, इक्वल। तो अभी अगर O मेरा वर्टेक्स है तो इसका मतलब O से A का डिस्टेंस ये इक्वल होगा O से C के डिस्टेंस के और O से B के डिस्टेंस के, है ना? अभी अगर ये इक्वल हो गए
तो ये क्या होगा, ये दोनों इक्वल है। अब मतलब ये 60 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, है ना। अब O क्या है, सरकम सेंटर, मतलब O से A का डिस्टेंस कितना होता है, रेडियस। तो ये भी कितना होगा, रेडियस। ये भी कितना होगा, रेडियस। अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड बराबर होना चाहिए, ये भी हो जाएगा R। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि जो AB है वो R है और AC मेरी कितनी है, 2R है। यही तो प्रूफ करना था, डबल होना चाहिए, शॉर्टर साइड क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, जो हाइपोटेनस है वो डबल होना चाहिए, शॉर्टर साइड, ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्ट था। अब देखो अपन ने क्या किया, एक छोटे से प्रॉब्लम, इजी प्रॉब्लम पे अपन ने अलग अलग तरीके कंसेप्ट अप्लाई करे, ठीक है। ऐसे ही करके आप और भी कंसेप्ट इस पे अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत सारे कंसेप्ट है। तो इससे हुआ क्या, आपके जितने भी अलग अलग कंसेप्ट हैं ज्योमेट्री में आप जो पढ़ते हो, और उनके लिए आपको जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम चाहिए होते हैं, जिसके लिए आप डिमांड करते हो मेरे से कि सर आप प्रॉब्लम्स दीजिए, प्रॉब्लम्स दीजिए, तो प्रॉब्लम्स देखो, हर बार प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम मिलता है ना, आपको उसमें अप्लाई करते आना चाहिए आपके कंसेप्ट्स। भाई होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका आंसर आएगा या फिर आपका आंसर नहीं आएगा, पर आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग तो बढ़ेगी ना। भाई आपको आपको कंसेप्ट आपका अप्लाई हो भी रहा है नहीं हो रहा है, इसी का थॉट तो प्रोड्यूस होगा कम से कम, है ना। और यही तो अपना एम है। भाई आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही सही ना। आप कंसेप्ट अप्लाई करना ही सीख जाओगे कि कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है ना। तो आप इस तरीके की चीज़ ज्योमेट्री में कर सकते हो। ज्योमेट्री में ऐसे ही प्रैक्टिकल कर करके ही आप सीखोगे, ध्यान रखना है चीज़, ठीक है। उसको सीखने का तरीका यही है। आपका आंसर सही आए गलत आए इससे कभी मतलब नहीं होता, आपको बस कंसेप्ट अप्लाई करते आना चाहिए। एक बार अप्लाई करते आने लग गया, फिर तो आपके आंसर सही आएंगे ही सही, देर सवेर सही आएंगे ही सही। और पेपर्स में ऐसे ही होता है, जनरली 6 क्वेश्चन होते हैं, टाइम इनफ होता है, तो देर सवेर आपका आंसर आ जाता है। और ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं, आपने 2 सही कर दिए, आपकी आधी से ज़्यादा जो वो है रेस है वो तो कंप्लीट हो गई। कुछ बचा है तो वो अपन अलजेब्रा से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी एक जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट लेक्चर वो यही बनाना है, पीआरएमओ की टिप्स, जिसका मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम लोग वेट कर रहे होंगे कि पीआरएमओ के लिए इस बार की हमारी स्ट्रेटजी क्या है ना, और टिप्स क्या है, क्या सिलेबस का डिस्कशन है। लास्ट टाइम हमने जो किया था वो हमने कट ऑफ के बेस पे किया था, हमारा एम था कि यार कट ऑफ बस क्लियर कर ले तो वो हो जाएगा, सफिशेंट है। इस बार कट ऑफ से थोड़ा बढ़ के करेंगे, क्योंकि चैनल पे भी बहुत सारा मटेरियल अपलोडेड हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ कट ऑफ के बारे में ना सोचो, कुछ ज़्यादा मार्क्स के बारे में सोचो, कुछ बड़ा सोचो, ठीक है। तो वो भी डिस्कशन करना है, वो भी अपन डिस्कशन करेंगे और भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं एक और प्रॉब्लम। हाँ, तो ये है मेरा अगला क्वेश्चन, ठीक है, विथ मल्टीपल प्रूफ्स, ठीक है। मल्टीपल प्रूफ ही कर रहे हैं अपन, सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, कितने तरीके से अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद ट्राई कीजिए पहले तो, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वीडियो पॉज करके। अब मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। एक ट्राइंगल है आपका ABC, मीडियन मैंने ड्रॉ की है AD, ये AM नहीं AD है ना। और आपको क्या प्रूफ करना है कि B और C से जब मैं AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। तो अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना तो पड़ेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्यूट एंगल और ऑप्टिस एंगल कैसा बन रहा है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि मेरा परपेंडिकुलर कैसा ड्रॉ होगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक बात पता है कि एक अगर मैंने ट्राइंगल बनाया, इसमें एक एंगल 90 है, तो डेफिनेटली बचे हुए दोनों एंगल क्या होते हैं, एक्यूट। कोई ऑप्टिस एंगल नहीं हो सकता, क्या होगा, ऑप्टिस नहीं होगा। मतलब आप इस साइड देखो, अगर बी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल एक्यूट आना चाहिए। अब इधर वाला तो एक्यूट आ रहा होगा, मुझे बस ये और ये इन दोनों से देखना है एक्यूट कहाँ आ रहा है। अभी देखो एक्यूट यहाँ पे आ रहा है, ये अलग ही दिख रहा है मेरे को, है ना। कैलकुलेट नहीं करना अपन को, देख के बताना है बस। अगर मैंने फिगर थोड़ा सा ऐसा झुका के बनाया, ऑब्वियसली फिगर मैं झुका के ही बनाऊंगा, इसका रीज़न भी बता दूंगा मैं आपको कि मैंने फिगर थोड़ा सा झुका के बनाया। अब मुझे एक तरफ एक्यूट मिलेगा और एक तरफ ऑप्टिस मिलेगा,
इसका फ़ायदा ये है कि मैं जनरलाइज प्रूफ कर रहा हूँ। अगर मैं सेम आइसोसेलेस के लिए बना दूँ, ऐसा आइसोसेलेस के लिए बना दूँ, है ना, तो मीडियन मेरी क्या होगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये परपेंडिकुलर लेंथ भी यही हो गई, तो इसमें प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है ना। तो स्पेशल केस के लिए अपन प्रूफ नहीं करते, अपन जनरली प्रूफ करते हैं जनरल के लिए। तो जनरल के लिए मुझे इसको ट्राइंगल को एक तरफ झुका हुआ बनाना ज़रूरी है, ताकि वो जनरल जैसा देखे, बिल्कुल एक जनरल ट्राइंगल के लिए, और फिर उसके बाद में मैं उसको प्रूफ कर पाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि यही चीज़ें आगे कन्वेंशनल पेपर में आपको काम देगी, ठीक है। अब बी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो जिस तरफ एक्यूट बनेगा उस तरफ मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो ये 90 बना, इस तरफ होगा। अब देखो ये ऑब्ट्यूस है, मतलब डेफिनेटली इसको आगे बढ़ाने पे, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा ऐसे ऐसे से करके, तो ये ऑब्ट्यूस है, तो ये एक्यूट बनेगा, ये एक्यूट बनेगा, तो इस तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अभी यही इस तरफ आप बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस मतलब ग्रेटर देन 90, और आपने एक और 90 बना दिया, तो सम तो आपका दो ही एंगल का सम कितना हो गया, 180 से ज़्यादा, तो वो तो फिर वर्क नहीं करेगा, है ना। इसीलिए तो आप क्या कर रहे हो कि आपने दो 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं, और वो इस तरीके से ड्रॉ होंगे कि आपका अंदर की तरफ एक एंगल क्या आ रहा हो, एक्यूट। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये जब सर्कल के टाइम पे भी हमको कई बार सिम्पसन लाइन और इन सब में भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान में आना चाहिए। कई ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तब भी आपको ये चीज़ दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो आपने एक कंस्ट्रक्शन सीखा थोड़ा सा, ये डी है, इसको एम मान लेता हूँ और इसको एन मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे ये दोनों ट्राइंगल कंपेयर करना है। मुझे एक और चीज़ पता है कि जो मीडियन होती है वो लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि बी एम इक्वल टू एन सी होगा, है ना। मुझे क्या प्रूफ करना है कि बी एन और बी एम और एन सी मेरे क्या होंगे, एम है ना ये, हाँ ये एम है बेटा, ध्यान रखना, ये मेरे इक्वल होना चाहिए। ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए मैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ तो हो जाएगा। तो मुझे प्रूफ करना है ट्राइंगल बी एम डी और ट्राइंगल एन डी सी। बी एम डी लिया है ना, तो सी एन डी लिखना चाहिए, सी एन डी। इन दोनों को मेरे को कंपेयर करना है और ट्राइंगल को एक वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखो इसमें देखूंगा तो बी डी इक्वल टू डी सी है, नो डाउट। उसके बाद में ये एंगल डी, ये दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, क्यों, वर्टिकल अपोजिट। इसमें कारण लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, बी डी इक्वल टू डी सी में यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज बी डी एम, बी डी एम और एन डी सी आपका इक्वल होगा, एंगल बी डी एम इक्वल टू एंगल सी डी एन, ये इक्वल होगा। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो आप लिख सकते हो वी ओ ए, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसके बाद में और क्या चीज़ है, 90 90, तो एंगल एम इक्वल टू एंगल एन, ये क्या है, 90 डिग्री ईच। तो इसके कारण आपका क्या हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल बी एम डी आपके कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल सी एंड डी के, है ना। और इसके पीछे रीजन क्या है, एस ए या ए एस, तो आप ए एस प्रॉपर्टी के कारण बोल सकते हो कि ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इतना क्लियर है ना। अब ये क्लियर है तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, बी एम और एन सी मेरे इक्वल हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इससे, ठीक है। अभी ये थी अपनी एक पहली मेथड। अभी इसके अलावा और भी कोई मेथड है, हाँ डेफिनेटली। अभी मैं आपको बताता हूँ सेकेंड मेथड, वो एरिया से चलते हैं। पर एरिया के थ्रू इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एरिया के थ्रू मैं कैसे प्रूव करूँगा, है ना। तो अब एरिया के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि मैं अगर ए बी सी ट्राइंगल बनाता हूँ, ये पॉइंट मेरा कोई डी है और ये है, ठीक है। अब
अगर मैं ऐसा लूँ, अब मेरे क्या है, ये अभी कोई इक्वल नहीं है, ये मीडियन नहीं है, मीडियन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बस एक सीवियन लाइन है ना। सीवियन मतलब वर्टेक्स से डाली गई एक लाइन जो कि किसी लाइन को किसी पॉइंट पे मीट करती है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जो दो लाइन को कट करती है। सीवियन लाइन क्या होती है, जो वर्टेक्स से ड्रॉ होती है सामने वाली लाइन पे, है ना। तो इसके बाद में इसके बारे में और जानना हो तो आप उसमें ज्योमेट्री वाली प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, है ना। उसमें एक कंसेप्ट भी बताया है कि एरिया वाला कंसेप्ट, है ना। तो अगर मैं एरिया चेक करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ए बी डी का ट्राइंगल का एरिया, अभी देखो यहाँ से ट्राइंगल का एरिया कंपेयर करने के लिए मेरे को एक हाइट ड्रॉ करना पड़ेगी। इस हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ए बी डी का एरिया क्या होगा, हाफ h इंटू इसका बेस, दैट इज बी डी। सेम अगर ए डी सी के लिए देख रहा हूँ तो हाफ, हाइट तो h ही होगी लेकिन बेस क्या होगा, डी सी। बेस कितना होगा, डी सी। ए डी सी का बेस है डी सी और हाइट कितनी है, h, तो बेस हो गया डी सी। अब ये इक्वल है, हाफ हाफ और h और h, तो ये रेशो क्या आ गया, बी डी बाई डी सी। मतलब मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि ए बी डी और ए डी सी ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो कितना होता है, बी डी बाय डी सी, है ना। मतलब उनके बेस के रेशो के इक्वल होता है। किसके रेशो के, बेस के रेशो के इक्वल होता है। अब अगर मैं इसको मीडियन मानूं, अगर मैं बोलूं कि ए डी मेरी क्या है, मीडियन है ना, तो मीडियन के केस में क्या होगा, जो मेरे बी डी और डी सी होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। बी डी और डी सी मेरे इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। और 1 हो गए, इसका मतलब ए बी डी और ए डी सी भी मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। भाई अगर बी डी और डी सी इक्वल है तो ए बी डी और ए डी सी भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी होगा, डेफिनेटली, है ना। अगर ये दोनों एरिया मेरे इक्वल हैं, अगर मेरे ये दोनों एरिया इक्वल हैं, तो अब इसी के लिए अभी मैं इसी एरिया को आगे मैं निकाल लेता हूँ, कौन सी मेथड से, जब मैं बी एम को परपेंडिकुलर मानूंगा। और बी एम अगर परपेंडिकुलर होगा तो ए डी मेरा क्या होगा, बेस, है ना। तो देखो सेम एरिया कौन सा, ए बी डी मैं निकालता हूँ किस ट्राइंगल के लिए, इसके लिए। तो इसमें हाइट क्या है, बी एम, और बेस क्या है, ए डी। तो ये हो जाएगा हाफ बी एम हाइट और बेस क्या है मेरा, ए डी। भाई बेस क्या होता है, जिसपे एल्टीट्यूड गिरा होता है, तो बी एम जो एल्टीट्यूड गिरा है वो ए डी पे गिरा है। सेम ए डी सी की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी की बात करूं, तो वो भी होगा हाफ, इस पे जो परपेंडिकुलर गिरा हुआ है वो क्या है, सी एन। ए डी सी अगर आप ये वाला ट्राइंगल लोगे और ए डी बेस ले रहे हो, ए डी अगर बेस ले रहे हो तो इस पे परपेंडिकुलर कौन है, सी एन है ना। इसमें पक्का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका बेस क्या है, सी एन, और सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, सी एन, और बेस है ए डी। तो सी एन और ए डी। आप देखो आपका बी ए डी और ए डी सेम है, हाफ और हाफ सेम है, ए डी और ए डी सेम है, और इधर के ये दोनों एरिया भी इक्वल है। अगर ये दोनों एरिया इक्वल हैं तो बी एम और सी एम भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ आ गया क्या, कि बी एम किसके इक्वल होगा, सी एम के। तो मैंने एक तरीका क्या लिया, एक तो लिया कॉन्ग्रुएंसी, एक लिया एरिया। अब थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ ले चलता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री या साइन लॉ बोलो, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ। तो इसमें क्या है कि अभी हम लोग साइन लॉ यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो साइन लॉ होता क्या है, आपका ट्राइंगल ए बी सी होता है। मान लिया मैंने एक जनरल ट्राइंगल, ए के सामने वाली साइड को ए बोलते हो, बी के सामने वाली साइड को बी बोलते हो, और सी के सामने वाली साइड को आप क्या बोलते हो, सी, ठीक है। ये छोटे छोटे लेटर में है ना, ये जनरल नोटेशन होता है
ए के सामने वाली साइड को ए, बी के सामने वाली को बी और सी के सामने वाली को सी। अगर ऐसा लिखा हो तो साइन ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय साइड ए, साइन ऑफ एंगल बी डिवाइड बाय बी और साइन ऑफ एंगल सी डिवाइड बाय सी, ये मेरे इक्वल होते हैं। और ये एक रेशो के इक्वल होते हैं। वो एक कांस्टेंट होता है दैट इज 1/2r, जिसमें r होता है मेरा सर्कम रेडियस। ठीक है, अभी ये मेरा है साइन लॉ। अभी ये एकदम से आपने देखा है तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, पर ये मैंने इसका प्रूफ बताया है। मेरी ज्योमेट्री की एक और प्लेलिस्ट है, उसमें पहले ही लेक्चर है, उसमें बताया मैंने। ठीक है, उसमें मैंने ये 1/2r के बारे में नहीं बताया, 1/2r सर्कम सेंटर में बताया है ना। लेकिन इतना तो बताया कि ये कैसे आया है। अभी मैं इसका यूज़ करूँगा। इसका यूज़ करूँगा कौन से में? वही ट्राइंगल में जो मैंने बनाया था, ओरिजिनल जो मेरा था, है ना। तो वो ट्राइंगल कैसा बन रहा था? यहाँ पे ABC था, ये मैंने मीडियन ड्रॉ की थी AD, इसको आगे बढ़ाया था, ये मेरी हाइट थी BM और ये मेरी हाइट थी CM। ठीक है, इसमें तो मैंने ट्राइंगल BMD में देखा, ट्राइंगल BMD में अगर मैं BMD में देख रहा हूँ तो एंगल साइन ये वाला एंगल दैट इज BDM डिवाइड बाय इसके सामने वाली साइड दैट इज BM इक्वल टू BMD साइन ऑफ एंगल BMD और साइन BMD के सामने वाली साइड दैट इज BD। ठीक है ना। अब इससे मैं BM की वैल्यू निकाल सकता हूँ। BM कितना आएगा मेरा? BM आएगा, BM को यहाँ ले जाता हूँ और इसको यहाँ और इसको नीचे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? साइन ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसकी BM की वैल्यू आएगी। सेम मैं ट्राइंगल कौन सा देखूं? ये वाला CDN वाला, CND वाला। इसमें देखा तो सेम एंगल CDN साइन एंगल CDN डिवाइड बाय CDN, मतलब ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाली साइड कौन? CN, और ये इक्वल होगा किसके? CND साइन ऑफ एंगल CND और डिवाइडेड बाय CND और ये एंगल के सामने वाली साइड दैट इज कौन सी? CD साइड। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर आप CN निकालोगे तो CN कितना आ रहा है मेरा? साइन ऑफ एंगल CDN डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल CND, है ना। और इससे मल्टीप्लाई हो रही है मेरी साइड कौन सी? CD। ठीक है, ये मेरा CN आएगा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, CN को यहाँ ले आओ, CD को यहाँ ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, यही लिखा है यहाँ पे, है ना। तो अभी देखो CN मेरा ये पूरी वैल्यू आ गई और BN मेरा ये पूरी वैल्यू आ गई। अब इस साइड और इस साइड को कंपेयर करो, क्या ये इक्वल है? साइन BDM मतलब ये एंगल साइन CDN के इक्वल है, मतलब न्यूमरेटर इक्वल है, BD और CD इक्वल है, और ये 90 और ये 90 इक्वल है ना। तो इसका मतलब CM और BN भी इक्वल होना चाहिए। तो आप साइन लॉ से भी ऐसा बोल सकते हो, है ना। और यही इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रूफ भी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ देखोगे तो वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल सिंपल सा, कि मैं अगर साइन ऑफ BDM की बात करूं, साइन एंगल BDM की बात करूं, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो BDM ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो कौन है? BM। और हाइपोटेन्यूस क्या है? BD। और इस वाले ट्राइंगल में देखूं, CDN में देखूं, तो साइन ऑफ एंगल CDN
ये मेरा कितना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा CN और बाय CD। अब इसमें देखो ये एंगल बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा इक्वल होगा, है ना। मतलब BM बाय BD इक्वल टू कितना होगा, CN बाय CD होगा। अब मुझे पता है BD और CD इक्वल है क्योंकि मीडियन है, मीडियन जब भी ड्रॉ करता हूँ तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये कई तरीके से हमने देखा कि कैसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी तरीके हैं, है ना, अभी पर ये अभी ख़त्म नहीं हो, फिर तो लेक्चर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग और भी निकाल सकते हो, आप लोग ट्राई कर सकते हो, है ना, डेफिनेटली। तो देखिए हमने ये किया क्यों, इसका रीज़न बता देता हूँ। मेरा पर्पस ये था कि क्वेश्चन जब इजी हो ना तो आपको डेफिनेटली डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करना चाहिए। इससे आपको प्रैक्टिस होती है कि मुझे चीज़ों का प्रूफ तो पता है पर एप्लीकेशन कैसे करना है। जैसे स्टीवर्ट्स थ्योरम है, अपोलोनियस थ्योरम है ना, क्योंकि बच्चों के कई बार मेरे से बहुत जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं कि सर मैंने प्रूफ देखा है, साइन लॉ का प्रूफ देखा है, कोसाइन लॉ का प्रूफ देखा है, स्टीवर्ट्स थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, टॉलमीज थ्योरम और बहुत सारे हैं, ब्रह्मगुप्तास थ्योरम, है ना, कई ऐसी थ्योरम है, उनके प्रूफ देखे हैं मैंने, पर उनका एप्लीकेशन पार्ट कहाँ पे है। सिम्पसन लाइन है, उसका एप्लीकेशन पार्ट कहाँ पे है ना। एक और है अपोलोनियस, वो एक लाइन करके आता है, वो उसका प्रूफ, उसका यूज़ कहाँ पे है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसी चीज़ें जब भी आप देखते हो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, तो आपको कोई इजी क्वेश्चन मिले, आप कोशिश किया कीजिए कि मैं उस पर ये चीज़ें रिलेट कर पाऊँ। एक बार आपको धीरे धीरे रिलेट करने आने लग गया इजी क्वेश्चन पे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि इस थ्योरम के लिए बेसिक नीड क्या है, क्वेश्चन में बेसिक नीड क्या है ना, कि मैं ये थ्योरम अप्लाई कर पाऊँ, है ना। और ये आपको धीरे धीरे जब समझ में आने लगेगा तो इसी चीज़ को आप अप्लाई करने लग जाओगे एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। ये अपना एम था इस लेक्चर का, है ना, इसलिए मैंने 2 प्रॉब्लम लिए थे और अलग अलग मेथड ली थी, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं अपन प्रॉब्लम, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अपन और देखेंगे प्रॉब्लम कुछ अच्छे से, और कोशिश करेंगे अलग अलग तरीके से इसको करने की। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो यूज़ करेंगे सही, और डिफरेंट तरीके भी, तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग और ज्योमेट्री में डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ती आएगी धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, है ना। अपन एकदम से हाई फाई कोई लेक्चर नहीं करेंगे, अपन स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, गुड लक, जय हिंद।